अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो आज जो है हमारा CSS का सेकंड लेक्चर है, जिसमें हमने जो है टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बात करेंगे कि हम अपनी टेक्स्ट की अलाइनमेंट वगैरह और टेक्स्ट के हवाले से हमारे पास जितनी भी चीज़ें होती है, टेक्स्ट डेकोरेशन, फॉन्ट वेट, फॉन्ट फैमिली, हम ये सारी चीज़ें हम इसकी किस तरह से सेट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है टेक्स्ट अलाइनमेंट। मतलब आप अभी जो लास्ट हमने लेक्चर भी किया उसमें भी हमने यही बात की, आपने देखा होगा हम जो भी टेक्स्ट या कुछ भी आप पैराग्राफ अपनी वेबसाइट में लिखते हैं तो वो सिंपल जो है एक ही जो है हमारे पास लेफ्ट अलाइनमेंट हुआ आता है। लेकिन अगर मैंने जो है उसकी अलाइनमेंट सेट करनी है, फॉर एग्जांपल राइट साइड से लिखना है या जो है अपनी वेबसाइट में कोई भी टेक्स्ट कोई भी कंटेंट जो है सेंटर में दिखाना है, तो फिर मेरे पास एक उसकी प्रॉपर्टीज़ आती है टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टीज़, जिसको जिसे रखते हुए हम अपने टेक्स्ट को जो है मूव करवा सकते हैं। किस तरह से? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और अपनी HTML वाली फाइल में जो है पैराग्राफ लिख लेता हूँ, कोई एक दो हम पैराग्राफ यहाँ पे लिख लेते हैं सिंपल। और इसमें मैं रैंडम टेक्स्ट मंगवा लेता हूँ और जो है रैंडम टेक्स्ट में जो है काफ़ी सारा मंगवा लेता हूँ। मल्टीप्लाई लॉरेम मल्टीप्लाई बाय 10 कर लेता हूँ ताकि मेरे पास बहुत सारा रैंडम टेक्स्ट जो है मेरे पास जनरेट हो जाए। और यहाँ पे आके सिंपल रिफ्रेश करता हूँ अपनी वेबसाइट में, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि हमारी जो वेबसाइट की अलाइनमेंट हुई है वो लेफ़्ट साइड से हुई है। और आपको पता है इंग्लिश, जब भी हम इंग्लिश लिखते हैं तो वो लिखते भी लेफ़्ट साइड से है। लेकिन अगर मैंने अपनी वेबसाइट की अलाइनमेंट जो है मैं चाहता हूँ कि राइट साइड से हो। आप राइट साइड से किस तरह से होगी? मतलब जितनी भी अलाइनमेंट सेट हुई है वो राइट साइड से हो और लेफ्ट साइड से जो इसकी अलाइनमेंट सेट हुई है ये हट जाए। तो फिर मेरे पास जो मेरे पास CSS में फंक्शन आता है वो आता है टेक्स्ट अलाइनमेंट सेट करने का। मैंने सिंपल क्या करना है, मैंने यहाँ पे CSS वाली फाइल में आना है, CSS वाली फाइल में आके उस पैराग्राफ को यहाँ पे कॉल करवाना है जो मैंने यहाँ पे वहाँ पे HTML वाली फाइल में लिखा है। तो सिंपल मैंने यहाँ पे ptag लिखना है और करली ब्रैकेट्स लगाने के बाद मैंने यहाँ पे इसकी क्या सेट करनी है, मैंने इसकी टेक्स्ट अलाइनमेंट को कर देना है कहाँ पे भाई, लेफ्ट से। और लेफ्ट तो है, सॉरी, राइट से स्टार्ट हो जाए। तो आपको अगर मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ अपनी वेबसाइट को, तो अब आपको दिखेगा कि हमारी जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है वो कहाँ से सेट हो गई है और राइट साइड से जो है सेट हो चुकी है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ ना राइट से हो ना लेफ्ट से हो, मेरी जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है वो मेरी वेबसाइट के सेंटर में आ जाए, तो मैंने सिंपल यहाँ पे क्या काम करना होगा कि जो मैंने टेक्स्ट अलाइनमेंट राइट की है उसकी जगह मैं उसे कर देता हूँ सेंटर। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि जितना भी कंटेंट है लेफ्ट और राइट से हट जाएगा, जो बिल्कुल आपके वेब पेज के सेंटर में आ जाएगा। अच्छा, ये चीज़ हम करते क्यों है? फॉर एग्जांपल अभी तो फिलहाल मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ, लेकिन अगर मैं उर्दू लिखता हूँ तो उर्दू के लिए मुझे क्या होता है कि मुझे जो अलाइनमेंट सेट करनी होती है वो सेट करनी होती है लेफ्ट राइट टू लेफ्ट। इंग्लिश के लिए मैं लेफ्ट टू राइट चलता हूँ। तो इस मतलब हम टेक्स्ट अलाइनमेंट को यूज़ करते हुए अपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ होता है वेबसाइट को, उसको लेफ्ट राइट और सेंटर में इस तरह से मूव करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई एक हेडिंग भी डालता हूँ अपनी HTML वाली फाइल में आके, एक हेडिंग टैग बना लेता हूँ और यहाँ पे एक हेडिंग डाल लेते हैं जिसका नाम मैं कुछ भी दे देता हूँ हेडिंग। ये मैंने एक हेडिंग डाली H1 और यहाँ पे आके सिंपल रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे हमने एक हेडिंग आ चुकी है। लेकिन मैं चाहता हूँ ये जो हेडिंग आई है ये सेंटर में आए पेज के। तो अब पेज के सेंटर में किस तरह से आएगी? सिंपल आपने क्या करना है, आपने जो है यहाँ पे H1 को कॉल करवाना है और यहाँ पे करली ब्रैकेट्स में टेक्स्ट अलाइन कर देनी है उसकी सेंटर। तो अब आपको दिखेगा कि वो हेडिंग जो है हमारे पास कहाँ पे वेबसाइट के पेज के सेंटर में आ चुकी है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सेंटर में आ क्यों रही है, इसे पता कैसे चल रहा है कि इस पेज का सेंटर ये है? या जो हमने नीचे टेक्स्ट लिखा, जो पैराग्राफ लिखा, उसे कैसे पता चला कि सेंटर ये है? इसके अंदर जो काम हो रहा होता है वो होता है पेरेंट और चाइल्ड क्लास का। पेरेंट्स मतलब इस तरह से समझे कि अगर मैं यहाँ पे आपको समझा सकूं कि हमारे पास ये जो बॉडी है ना, ये बॉडी एज अ पेरेंट कहलाती है और इसके अंदर ये जो H1 हेडिंग बनी हुई है और एक जो है हमारे पास पी टैग बना हुआ है, ये इसके चाइल्ड है। अब बॉडी जो है आपको पता है, ये जो जितना भी वाइट एरिया आपको आपकी वेबसाइट में दिख रहा है, ये सारा का सारा बॉडी कहलाता है। और अब जब आप इसकी अलाइनमेंट जो है एक हेडिंग की सेट कर रहे हैं उस बॉडी के अंदर, तो वो उस बॉडी जो आपका पूरी वेबसाइट का वाइट एरिया है उस बॉडी के हिसाब से उसका सेंटर वो लेकर आ रहे हैं। तो ये फर्क होता है कि अगर आप ऐसा करेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जो एक डिव बनाता हूँ और डिव के अंदर मैं कोई पैराग्राफ बनाता हूँ, तो अब क्या होगा कि वो जो सेटिंग बनेगी वो बनेगी, अगर आप पैराग्राफ में कुछ भी लिखते हैं और वो चाहते हैं कि आपके पेज के सेंटर में आए, तो वो पहले क्या देखेगा, वो अपना पेरेंट क्लास देखेगा। पेरेंट क्लास उसकी क्या है? उसकी पेरेंट क्लास है डिव। तो फिर क्या करेगा, वो डिव जो बना हुआ होगा वो उस बॉक्स के सेंटर में आएगा, वो जो पैराग्राफ में लिखा होगा, ना कि पूरी की पूरी
बॉडी के सेंटर में आएगा। लेकिन अगर आप डिव को एज अ सेंटर या राइट या लेफ्ट अलाइनमेंट करते हैं तो वो उस बॉडी के सेंटर में आएगा, क्योंकि उसकी पेरेंट क्लास कौन सी है, बॉडी है। तो इस तरह से आपको जो है ये कुछ फर्क पता होने चाहिए कि हम जो है कभी कभार हमसे ये मिस्टेक हो जाती है कि जो है कोई हमने टेक्स्ट लिखा है और जो है वो पेज के सेंटर में नहीं आ रहा होता, अलाइनमेंट बड़ी मुश्किल से हो रही होती है, तो आप वहाँ पे ये जो है गलती कर रहे होते हैं कि उसकी पेरेंट क्लास कोई और होती है और आप उसको सेंटर में अलाइनमेंट कहीं और करवा रहे होते हैं। तो इस चीज़ का आप हमेशा ख्याल रखा करें कि जब आपने कोई भी इस तरह की अलाइनमेंट सेट करनी है तो उसकी पेरेंट और चाइल्ड क्लास देख लिया करें। फिर इसके अलावा हम बात करते हैं, हमारे पास इसी के अंदर दो चीज़ें और आ जाती हैं, तीन चीज़ें, स्टार्ट, एंड और सेंटर। इसका काम तकरीबन इसी तरह से सेम होता है। लेफ्ट का मतलब वही स्टार्ट, राइट मतलब वो एंड से, और सेंटर सेम रहता है। लेकिन इसमें फ़र्क ये होता है कि जब आप कोई उर्दू लिख रहे हैं तो उर्दू में क्या होता है, हमारे पास एंड से स्टार्ट हो, एंड टू स्टार्ट जा रहा होता है, और जब आप इंग्लिश लिख रहे होते हो तो स्टार्ट टू एंड जा रहा होता है। तो अगर आप कभी ऐसा होता है कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर उर्दू या कुछ कोई इस तरह की लैंग्वेज लिख रहे हैं जो राइट से स्टार्ट होती है, तो फिर आपने क्या करना है, उसे टेक्स्ट अलाइनमेंट उसका एंड रखना है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आके जो है जहाँ पे मैंने पैराग्राफ का टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर किया था, सेंटर की जगह मैं कर देता हूँ एंड। एंड क्या काम करेगा कि उसको वही सेम राइट वाला फंक्शन इसमें फंक्शनलिटी अप्लाई करेगा कि राइट की जानिब जो है हमारी वेबसाइट की सेटिंग हो जाती है। तो इस तरह से हम जो है अपनी वेबसाइट की अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, लेफ्ट लेके जाना है, राइट लेके जाना है, सेंटर लेके जाना है, एंड, स्टार्ट। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास अलाइनमेंट के अंदर आ जाती हैं। फिर इसके बाद हमारे पास अगली जो चीज़ आती है, आगे चलते हैं, हमारे पास आती है टेक्स्ट डेकोरेशन। अब टेक्स्ट डेकोरेशन क्या होती है, जैसे हमारे पास आती है अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू, नन। अब अंडरलाइन, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक हेडिंग डाली, आपने यहाँ पे वेबसाइट में देखी एक हेडिंग डाली हुई है, अब मैं चाहता हूँ इसके नीचे एक अंडरलाइन है। अंडरलाइन के लिए आपने क्या यूज करना है, आपने यूज करना है टेक्स्ट डेकोरेशन वाली प्रॉपर्टी, और उसके अंदर उसके अंडरलाइन कर देना है। किस तरह से मैं चाहता हूँ इस पैराग्राफ ये हेडिंग डाली है मैंने, इस हेडिंग के नीचे एक अंडरलाइन आ जाए, तो सिंपल मैंने यहाँ पे H1 कॉल कराई हुई है, इसी के नीचे मैं एक क्या काम करूंगा, एक टेक्स्ट डेकोरेशन अप्लाई करूंगा। टेक्स्ट डेकोरेशन कर दूंगा कि क्या कहेंगे कि इनलाइन। टेक्स्ट डेकोरेशन क्या था हमारे पास, अंडरलाइन। तो मैं इसे सिंपल क्या कर दूंगा, अंडरलाइन, और यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो ये आपको दिखेगा कि हमारे पास एक अंडरलाइन टेक्स्ट डेकोरेशन आ चुकी है। अगर मुझे यही जो अंडरलाइन है नीचे नहीं चाहिए, इसी टेक्स्ट के ऊपर चाहिए, तो मैं इसे क्या कर दूंगा, ओवरलाइन, लाइन के ऊपर चले जाओ। तो मैंने सिंपल क्या करना है, ओवरलाइन, और अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ऊपर की साइड चले जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ ना ओवरलाइन हो ना अंडरलाइन हो, सेंटर से गुजरे, तो मेरे पास एक और फंक्शन यूज होता है इसके अंदर, कौन सा, लाइन थ्रू कर दूंगा इसे मैं, मतलब उसकी लाइन के दरमियान से गुजरे। तो आपने क्या कर देना, सिंपल लाइन थ्रू वाली फंक्शनैलिटी अप्लाई करनी, और आपको यहाँ पे दिखेगा कि वो टेक्स्ट की जो लाइन है वो जो है टेक्स्ट के बिल्कुल सेंटर में से जा रही है। लेकिन मैं चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल ये जो अंडरलाइन आ रही है ये नीचे आया, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं इसे वापस अंडरलाइन कर देता हूँ, और अंडरलाइन करने के बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ये अंडरलाइन आ रही है इसका कलर जो है रेड हो जाए। तो रेड किस तरह से होगा, मैं इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, तो जहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है ना टेक्स्ट डेकोरेशन को, यहाँ सिंपल मैं इसका स्टार्टिंग में कलर डिफाइन कर दूंगा, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट डेकोरेशन रेड और अंडरलाइन, और यहाँ पे आगे सिंपल मैंने रिफ्रेश करना होता है और ये कलर चेंज इस तरह से हो जाएगा। और कोई आपने कलर करना है, आप सिंपल यहाँ पे आके इस तरह से चूज कर सकते हैं, कोई भी आप यहाँ से कलर जो है चूज करें, और सिंपल वो क्या होगा, उस तरह का कलर आपके पास अप्लाई हो जाए। अब ये तो थी एक स्ट्रेट लाइन, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब डिजाइनिंग वाली मुझे अंडरलाइन चाहिए। फॉर एग्जांपल भाई मुझे डॉटेड चाहिए, मुझे कर्व बना के दो, एक मुझे जो है वेवी जो है लाइन बना के दो। तो फिर आपने क्या करना है, इसी अंडरलाइन से पहले आप यहाँ पे फंक्शनलिटी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे वेवी चाहिए, मैंने लिख दिया वेवी, तो अब आके मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आपको दिखेगा कि आपकी जो अंडरलाइन है वो एक तरह से वेव जो है स्टाइल वाली फॉर्म में बन के आई है। मुझे वेव नहीं चाहिए, मुझे चाहिए फॉर एग्जाम्पल डॉटेड चाहिए, तो मैंने यहाँ पे सिंपल वेवी को चेंज करके मैं कह देता हूँ भाई मुझे डॉटेड वाली चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल क्या होगा कि वो डॉटेड फॉर्म में आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास मुझे डॉटेड भी चाहिए, मुझे डैश वाली चाहिए, या मुझे डबल चाहिए, तो क्या होगा कि मेरी जो है अंडरलाइन डबल फॉर्म में आ जाएगी, इस तरह से डबल अंडरलाइन। तो हमारे पास मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज होती है एक अंडरलाइन सेट करने की, और यही सारी प्रॉपर्टी आपने ऊपर ओवरलाइन ले जानी है, ओवरलाइन पे भी अप्लाई कर सकते हैं, सेंटर से ले जानी है तो लाइन थ्रू पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी फंक्शनलिटी आप इस तरह से लाइनिंग की अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा टेक्स्ट डेकोरेशन में ये सारी चीज़ें आ जाती है। अच्छा, एक और ये बड़ा हमारे पास मेजर काम दे रहा होता है, आपने लिंक बनाते हैं
तो लिंक के लिए हम कौन सा एंकर टैग यूज़ कर रहे हो, तो ए टैग। मैं यहाँ पे एक लिंक बना लेता हूँ सिंपल, ताकि आपको थोड़ी सी और इसकी क्लैरिफिकेशन हो जाए। और यहाँ पे आके मैं सिंपल एक लिंक क्रिएट करता हूँ, और फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, मैं कह देता हूँ कि गूगल का लिंक बना दें, और मैं इसके अंदर एक एट्रीब्यूट भी पास करवा लेता हूँ href का। और अभी फ़िलहाल मैं ऐसे लिख रहा हूँ randomww.google.com। तो आपकी वेबसाइट में आप देखेंगे कि एक लिंक बन चुका है गूगल का। लेकिन अब क्या है कि ये जो लिंक बन रहा है ना, अब इसके नीचे क्या काम हो रहा है कि अंडरलाइन आ रही है। लेकिन आप कभी भी किसी भी वेबसाइट में जाते हैं तो वहाँ पे लिंक तो मुख्तलिफ पेजेस जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं, लेकिन उनके नीचे क्या होता है कि इस तरह की एक अंडरलाइन नहीं होती। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो अंडरलाइन इसके नीचे आ रही है ये ख़त्म हो जाए। तो अब ये ख़त्म किस तरह से होगी, आप इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर दें। किस तरह से, मैंने यहाँ पे एंकर टैग बनाया, मैंने सिंपल यहाँ पे इस एंकर टैग को कॉल करवाना, एक ए और कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन को मैं कह देता हूँ क्या हो जाए, नन हो जाए। तो अब ये क्या काम करेगा, ये सिंपल इसके नीचे से आप देखेंगे कि अंडरलाइन हटा चुका है। तो इस तरह से आप जो है ये सारे काम कर सकते हैं। अभी मैंने लिंक सही लगाया नहीं था, HTTPS का यूज़ नहीं किया, तो जिस वजह से ये लिंक अभी परफेक्ट नहीं है। सिंपल मैं आपको समझाना चाह रहा था कि हम जो है किसी भी लिंक के नीचे से अंडरलाइन हटा किस तरह से सकते हैं। तो आपने सिंपल क्या करना है, उस टेक्स्ट डेकोरेशन को नन जो है उसकी प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है। फिर हमारे पास आगे कुछ और चीज़ें आ जाती हैं। जैसे आ जाता है हमारे पास एक और फॉन्ट वेट। अब फॉन्ट वेट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक हेडिंग दी, आपने यहाँ पे देखा ये हेडिंग दी है, तो हेडिंग क्या है, या ऐसा करता हूँ मैं मल्टीपल हेडिंग्स दे देता हूँ। इसके अलावा भी मैं यहाँ पे इसी की हेडिंग के नीचे 2-3 हेडिंग और दे देता हूँ। और क्या कर लेते हैं, हम इन हेडिंग को जो है एक एक आईडी दे देते हैं। इसको दे देता हूँ, इसको दे देता हूँ मैं फॉर एग्जांपल 1, और इसे जो है मैं आईडी दे देता हूँ सिंपल 2, और इससे मैं सिंपल आईडी दे देता हूँ 3, और इसे मैं सिंपल आईडी दे देता हूँ क्या, 4। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने 4 हेडिंग्स बना दिए। तो अब सिंपल मैं क्या करता हूँ, इन हेडिंग्स की फ़िलहाल मैं जो है स्टाइलिंग वगैरह को यहाँ से जो मैंने H1 को यूज़ किया ये फ़िलहाल हटा देता हूँ, और आपको दिखेगा कि सिंपल से एक हेडिंग 4 हमारे पास यहाँ पे डल चुकी है। अब मैं आपको यहाँ पे समझाना क्या चाह रहा हूँ कि फ़ॉन्ट वेट समझाना चाह रहा हूँ। अब फ़ॉन्ट वेट हमारे पास 4 तरह के आते हैं, नॉर्मल, बोल्ड, बोल्डर एंड लाइटर। अब ये काम क्या होता है कि आप जब भी कोई हेडिंग डालते हैं, हेडिंग के अलावा कोई आपने पैराग्राफ वगैरह लिखा, तो दोनों में फ़र्क होता है। हेडिंग जब आप डालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बोल्ड हुई होती है, और जो आप पैराग्राफ लिखते हैं वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली एक एज अ लाइटर काम कर रहा होता है, मतलब वो एज बोल्ड नहीं होते। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हेडिंग है, आप इसके हम हर हेडिंग पे जो है एक अलग अलग फंक्शनलिटी लगा के देखते हैं फ़ॉन्ट वेट की। एक पे हम नॉर्मल लगाते हैं, बोल्ड लगाते हैं, बोल्डर लगाते हैं और लाइटर लगाते हैं, फिर देखते हैं इनके अंदर फ़र्क क्या है। तो सिंपल आपने यहाँ पे जो है आईडी जो दी हुई है 1 2 3 4, इन्हें कॉल करवाते हैं 1 बाय 1। और यहाँ पे मैं सबसे पहले आईडी 1 को कॉल करवाता हूँ, तो #1 करली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि जो है इसका जो फ़ॉन्ट वेट है वो क्या हो जाए, वो हो जाए नॉर्मल। इसका फ़ॉन्ट वेट नॉर्मल कर देता हूँ, और हैश जो मैंने 2 लिखा था उसका फ़ॉन्ट में कर देता हूँ बोल्ड, फ़ॉन्ट वेट कर देते हैं इसका हम बोल्ड। और जो मैंने #3 जो हमारे पास 3 की आईडी थी उसे हम कह देते हैं इसका फ़ॉन्ट वेट में कर देता हूँ फॉर एग्जांपल बोल्डर। अच्छा, बोल्ड और बोल्डर में ऐसा कोई फ़र्क आपको दिखेगा नहीं, बिल्कुल माइनर सा फ़र्क होता है। और एक लास्ट में और जो मैंने 4 बनाया था उस पर अप्लाई कर देते हैं हम फ़ॉन्ट वेट सिंपल लाइटर। बोल्ड और बोल्डर में आपको ऐसा कोई इतना फ़र्क दिखेगा नहीं, इसी तरह से नॉर्मल और लाइटर में भी आपको इतना कोई फ़र्क दिखेगा नहीं, बिल्कुल माइनर सा एक जो है फ़र्क होता है। अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो देखें हमारे पास क्या है, सबसे पहले नॉर्मल हेडिंग है, मतलब अब नॉर्मल में क्या है, ये इससे बोल्ड हट चुका है, और ये हमारे पास बोल्ड है और ये बोल्डर है। अब बोल्ड और बोल्डर में ऐसा आपको कोई फ़र्क दिख रहा नहीं होगा, बिल्कुल माइनर सा फ़र्क होता है। और इसी तरह से लाइटर और नॉर्मल में भी इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बिल्कुल माइनर सा फ़र्क होता है। लेकिन आप जब भी अपनी वेबसाइट में कोई भी इस तरह से आपने फ़ॉन्ट वेट रखना होता है, तो आप ज़्यादातर या तो नॉर्मल यूज़ कर रहे होते हैं या आप बोल्ड यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि बोल्डर और लाइटर का काम वही सेम जो है, आपको इतना कोई फ़र्क दिखता नहीं है। तो आप ये दो चीज़ें हमेशा याद रखा करें कि फ़ॉन्ट वेट में हमारे पास एज अ नॉर्मल और एज अ बोल्ड यूज़ होता है। इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ होती है फ़ॉन्ट वेट का साइज़। अब फ़ॉन्ट वेट का जो साइज़ है आप एज अ
जो है 100 से लेके 900 तक डिफाइन कर सकते हैं। किस तरह से, जो सबसे लाइटर होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 100, और जो सबसे बोल्डर होता है उसकी वैल्यू होती है 900। यानी आपका जो फॉन्ट वेट होता है वो 100 से लेके 900 के दरमियान होता है। आप 100 रखेंगे तो सबसे लाइट होगा, 200 उससे डार्क, 300 उससे डार्क, और अगर आपने बोल्डर वाली सीरीज स्टार्ट करनी है तो आप 400 के बाद से स्टार्ट करें। मतलब 400 से पहले पहले आपके पास सारी लाइटर की रेंज होती है, और 400 से अबव क्या होता है, आपके पास सारी बोल्डर की रेंज होती है। इस तरह से अगर मैं फॉर एग्जाम्पल सिंपल यहाँ पे जो मैंने इन्हें नॉर्मल दिया है, इस नॉर्मल की जगह मैं इसे कर देता हूँ 100, और इसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल फिलहाल के लिए 300, और यहाँ पे मैं इसे 500, और सिंपल यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ 900। तो अब आपको यहाँ पे एक फ़र्क दिखेगा कि सबसे जो लाइट है वो हमारे पास क्या है 100, फिर उसके बाद 300, फिर हमारे पास आज गया 500, और फिर हमारे पास 900 सबसे डार्क है। तो इस तरह से आपको अगर जो है नंबरिंग में वैल्यूज प्रोवाइड करनी, तो आप 100 से लेके 900 के दरमियान ये सारा काम कर सकते हैं। उसके बाद फॉन्ट वेट के बाद हमारे पास अगली चीज़ आती है फॉन्ट फैमिली, यानी फॉन्ट की डिज़ाइनिंग। एक तरह से आप समझ लें, फॉन्ट की आप डिज़ाइनिंग समझ लें। आपने सारी चीज़ें देखी होंगी कि हमारे पास फॉन्ट फैमिली में हमारे पास जो फॉन्ट की डिज़ाइनिंग होती है, आप जो लिख रहे होते हैं, फॉन्ट की स्टाइलिंग जिसे आप कहते हैं फॉन्ट स्टाइल, वो काफ़ी सारा टाइम्स न्यू रोमन, कैलिबरी, एरियल, रोबोटो, ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास अप्लाई होती है। अगर मैं यहाँ पे आपको वेबसाइट के अंदर मैं राइट क्लिक करके अगर इंस्पेक्ट में आऊँ, इंस्पेक्ट में आने के बाद अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट को सेलेक्ट करता हूँ और किसी भी एक जो है हेडिंग के ऊपर जाता हूँ, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि नीचे जो है हमारे पास ये जो लिस्ट खुली है व्हाइट कलर की नीचे, तो यहाँ पे इसका ये कलर भी बता रहा है, इसका फॉन्ट बता रहा है कि 32 पिक्सल टाइम्स न्यू रोमन हुआ है। टाइम्स न्यू मतलब इसका जो डिफॉल्ट जो आपने हेडिंग डाली है उसकी जो फॉन्ट फैमिली इसने इस्तेमाल की है वो डिफॉल्ट टाइम्स न्यू रोमन पे ही रखी है। और अगर मैं पैराग्राफ की बात करूँ तो पैराग्राफ भी इसने डिफॉल्ट टाइम्स न्यू रोमन पे रखा है, और उसका साइज जो हमारे पास 16 पिक्सल है। साइज पे हम अभी बात करते हैं, फिलहाल हम जो है फॉन्ट फैमिली के ऊपर बात करते हैं कि जो है आप इसकी डिजाइनिंग किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसकी स्टाइलिंग किस तरह से कर सकते हैं। आप देखिए ये डिफॉल्ट जो है हमारे ब्राउजर ने क्या किया है कि इसे टाइम्स न्यू रोमन में जो है रख दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि टाइम्स न्यू रोमन से ये हटके एरियल पे आ जाए, कैलिबरी पे आ जाए, और रोबोटो पे आ जाए। तो अब इसकी डिजाइनिंग किस तरह से चेंज होगी, आपने क्या यूज करना है, आपने अब फॉन्ट फैमिली का यूज करना है। किस तरह से, अगर मैं सिंपल यहाँ पे आ जाऊँ और मैं कह देता हूँ जो हेडिंग 1 मैंने बनाई है, हेडिंग 1 छोड़ते हैं, या ऐसा करते हैं हम जो है और एक और जो है इसी के नीचे मैं पैराग्राफ लिखता हूँ, ताकि आपको दो पैराग्राफ के दरमियान जो है डिफरेंस जो है मैं दिखा सकूँ। और इसमें भी मैं लोरेम मल्टीप्लाई बाय 5 टैक्स लिख लेता हूँ, और ये हमारे पास जो है दो जो है इस तरह से टैक्स आ चुके हैं। एक ये ऊपर वाला, एक ऊपर वाला काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट है, इसको भी हम थोड़ा सा फिलहाल के लिए कम कर देते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा नॉर्मली चाहिए, इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब देखें दोनों ही जो है हमारे पास टाइम्स न्यू रोमन में, मैं चाहता हूँ जो ऊपर वाला पैराग्राफ है वो टाइम्स न्यू रोमन से हटके एरियल में आ जाए। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे आना है, और अच्छा इन दोनों पैराग्राफ को मैं जो है एक एक आईडी दे देता हूँ, ताकि हम दोनों पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सके। इसे मैं आईडी दे देता हूँ फर्स्ट फर्स्ट, और इस वाले पैराग्राफ को सिंपल में आके आईडी दे देता हूँ सेकंड। और सिंपल मैंने काम क्या करना है, मैंने यहाँ पे आके पहले फर्स्ट वाली को कॉल करवाना आईडी को, तो आप क्या लिखेंगे हैश फर्स्ट कर्ली ब्रैकेट्स, और मैं यहाँ पे इसकी फॉन्ट फैमिली कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल एरियल कर देता हूँ। अच्छा देखिए यहाँ आपको जो है हमारा विजुअल स्टूडियो कोड खुद भी बता रहा होता है, लेकिन ये काफ़ी सारी लैंग्वेजें, काफ़ी सारी हमारे पास फॉन्ट की स्टाइलिंग है, इनका मैं अभी थोड़ी सी बात करते हैं। फिलहाल मैं सिंपल आपको एक एरियल जो है वो करके दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे आके अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखिएगा दोनों में फ़र्क, तो दोनों में फ़र्क आपको दिख रहा है टाइम्स न्यू रोमन और एरियल में। अगर मैं इंस्पेक्ट में आके भी आपको दिखाऊँ और एलिमेंट लेके, तो हमारे पास जो है इसकी कहाँ गई, ये तो हमें टाइम्स न्यू रोमन है, और यहाँ पे आके अगर मैं एलिमेंट में आता हूँ, यहाँ पे देख लेते हैं चले इसकी CSS वाली प्रॉपर्टी के अंदर कि इसकी जो फॉन्ट फैमिली है वो किसके ऊपर चेक लग चुका है, वो एरियल पे लग चुका है।
तो इस तरह से आप जो है इसकी जो है फ़ॉन्ट को, अगर मैं एरियल की जगह कोई और रखना चाहूँ, फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारी डिज़ाइनिंग आती है, हम इसी की कोई जो है यूज़ कर लेते हैं। और हमारे पास देखेंगे काफ़ी सारे हैं, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से कह देता हूँ सीगो यूआई में कर देते हैं। तो अच्छा ये देखें मैंने चूज़ एक किया था, इसके साथ इतने क्यों आ गए, ताउमा, जिनीवा, वर्डेना और सैंस सेरिफ। अब इसमें क्या होता है कि आप तो अभी फिलहाल गूगल क्रोम के ऊपर जो है काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं यूज़र वो सफारी चला रहे हैं, फायरफॉक्स चला रहे हैं, इंटरनेट चला रहे हैं। तो अब वहाँ पे ऐसा होता है कि कोई ब्राउज़र जो है कोई लैंग्वेज जो है वो समझ पाता है और कोई ब्राउज़र नहीं समझ पाता। तो इसीलिए हमारे पास इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन एक साथ दिए हुए हैं कि अगर जो है कोई भी ब्राउज़र है वो ये वाली सीगोई जो है यूआई नहीं समझता तो वो ताउमा समझे, ताउमा भी नहीं समझता तो वो जिनीवा उसकी जगह इंप्लीमेंट हो जाए, जिनीवा नहीं समझता तो वर्डाना हो जाए, इसी तरह से अगर वो भी नहीं समझता तो सैंस सेरिफ हो जाए। तो इस तरह से वो जो क्या करता है कि अब ये आपके ऐसा होता है ना कि कोई ब्राउज़र में कोई लैंग्वेज जो है इंप्लीमेंट नहीं होती, तो फिर हमने यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिए होते हैं, तो इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, तो इसी तरह से ये सारे आपको ऑप्शन जो है आपके इधर ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। तो देखें इस तरह से आप इसकी डिज़ाइनिंग जो है हमने चेंजिंग की तो इसमें चेंजिंग आ चुकी है। तो इस तरह से आप जो है फ़ॉन्ट फैमिली का यूज़ करके अपनी जो है स्टाइलिंग टेक्स्ट की जो है चेंजिंग कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है फ़ॉन्ट फैमिली के बाद, अगर मैं बात करूँ तो अब हमारे पास आते हैं यूनिट इन सीएसएस। अब बात करते हैं हम थोड़ी पिक्सेल्स की, कि अब जो है हम फ़ॉन्ट का साइज़ किस तरह से जो है डिक्रीज़ और इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम जो यूनिट इन सीएसएस में बात कर रहे हैं, हमारे पास दो तरह के जो है यूनिट होते हैं, एक होते हैं एब्सोल्यूट और एक होते हैं रिलेटिव। अब रिलेटिव जो है हम आगे लेवल, जब हमारा लेवल 2 स्टार्ट होगा तो हम उसमें बात करेंगे। अभी हम जो है फिलहाल लेवल 1 पे है, तो अभी फिलहाल के लिए आप एब्सोल्यूट समझ लें कि एब्सोल्यूट में होता क्या है। आप एब्सोल्यूट में आप क्या करते हैं कि अपनी वेबसाइट के अंदर अपने फ़ॉन्ट का साइज़ को जो है आप बढ़ा रहे होते हैं या डिक्रीज़ या इंक्रीज़ कर रहे होते हैं एज़ अ पिक्सल। अच्छा आप इसे जो है इंचीज़ में भी कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं, मिलीमीटर में भी कर सकते हैं, लेकिन हम जो है सीएसएस में जो प्रॉपर्टी मोस्ट कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं पिक्सेल्स, एज़ अ पिक्सल। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली हुई है, ये मैंने हेडिंग डाली हुई है, अगर मैं इंस्पेक्ट में आके आपको इनका साइज़ दिखाऊँ, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात की थी, तो आपको यहाँ पे इसका साइज़ दिख रहा होगा 32 पिक्सल इसका साइज़ है। जितनी भी हेडिंग होती है उनका डिफ़ॉल्ट साइज़ 32 पिक्सल होता है, और जितनी भी हमारे पास ये पैराग्राफ होता है उसका साइज़ हमारे पास 16 पिक्सल होता है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा पैराग्राफ है जो 16 पिक्सल में लिखा हुआ है, ये 16 पिक्सल की जगह फॉर एग्जांपल इसका साइज़ जो है 10 पिक्सल हो जाए या 5 पिक्सल हो जाए या बड़ा हो जाए। तो किस तरह से होगा, मैं सिंपल यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे आके जो मैंने फर्स्ट वाली यूज़ की थी इसी के अंदर मैं इसका कह देता हूँ कि फ़ॉन्ट साइज़ भी हम कह देते हैं कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ फॉर एग्जांपल हो जाए 10 पिक्सल। अब मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या कर दिया 10 पिक्सल, और अगर आगे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आपको दिखेगा कि ऑटोमेटिकली उसका साइज़ डिक्रीज हो चुका है और अब वो 16 पिक्सल की जगह आपको यहाँ पे 10 पिक्सल दिखा रहा है। इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो हेडिंग है इसका साइज़ फिलहाल 32 है, 32 की जगह इसका साइज़ बड़ा हो जाए, इंक्रीज हो जाए, 50 हो जाए। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूँगा, मैंने कॉल कराया हुआ है यहाँ पे जो हेडिंग 1 है, और यहाँ पे मैं इसको इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसे मैं सिंपल कर देता हूँ क्या 50 पिक्सल। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि इसका साइज़ ऑटोमेटिकली दूसरी हेडिंग्स के मुताबिक से बढ़ चुका है, और अभी इसका साइज़ यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कि 50 पिक्सल हो चुका है। इसी तरह से अगर मैं जो मैंने लास्ट पैराग्राफ लिखा है इसका साइज़ में एज अ 1 करना चाहता हूँ, अब 1 तो भाई 1 पिक्सल बहुत ज़्यादा कम होता है, तो आपको दिखेगा किस तरह से वर्क कर रहा होता है। अगर मैं यहाँ पे जो मैंने पैराग्राफ लिखा है सेकेंड वाला, उसकी इसे हम कॉल करवाते हैं सेकेंड कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे आके मैं सिंपल इसको फॉन्ट साइज़ जो है इसे मैं कर देता हूँ 1 पिक्सल। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ बिल्कुल ही जो है एक ऐसा छोटा हो जाएगा। ये देखें वो एक तरह से चला ही गया है बिल्कुल। वो ये देखें ये जो लाइन आपको दिख रही है ना यहाँ पे, देखिए कितनी बारीक सी उसने जो है वहाँ पे लाइन बन चुकी है, और इतना जो है 1 पिक्सल कम होता है। तो आप इस तरह से डिफरेंट चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसका अगर मैं साइज़ बढ़ा दूँ फॉर एग्जांपल, कम से कम आप जो है 10 रखा करें, 10 से कम जो है फिर बिल्कुल ही आपकी वेबसाइट में अच्छा नहीं लगता, जो या समझने वाले जो सामने यूज़र आता है उसे समझ नहीं आता। तो हम कम से कम 10 पिक्सल के ऊपर काम कर रहे होते हैं कुछ इस तरह से। इसके अलावा फिर हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ के अलावा फिर हमारे पास क्या बात आ जाती है, अब आ जाती है हमारे पास लाइन हाइट। अब लाइन हाइट क्या होती है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये जो मैंने 2 पैराग्राफ लिखे हुए हैं, अब इनके दरमियान आपको लाइन हाइट बहुत कम दिख रही है।
लेकिन अगर मैं इनकी लाइन हाइट बढ़ा दूं, मतलब इनके दरमियान का, एक लाइन से दूसरी लाइन के दरमियान का जो स्पेस है, अब मुझे ये स्पेस जो है इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, तो आपने फिर क्या यूज करना होता है, आपने यूज करना होता है लाइन हाइट, और फिर आप उसमें जितने पिक्सल्स के हिसाब से रखेंगे वो उतने पिक्सल के हिसाब से उससे एडजस्टमेंट करता जाएगा, जितने कम रखेंगे उतना वो करीब आ जाएंगे, और जितने ज़्यादा रखेंगे उतना वो स्पेस लाइन के दरमियान क्रिएट करेंगे। किस तरह से, अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ इस वाले पैराग्राफ के अंदर थोड़ी सी लाइन हाइट जो है बढ़ जाए, तो ये हमारे पास कौन सा पैराग्राफ था, ये फर्स्ट वाला, इसमें आके मैं सिंपल कह देता हूँ कि लाइन हाइट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाए 20 पिक्सल। लाइन हाइट क्या कर दी, 20 पिक्सल। सिंपल आके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आपको दिखेगा कि इनके लाइनिंग के दरमियान कितना सारा स्पेस आ चुका है। इसी को आप बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल 20 की जगह कह देता हूँ कि 2 हो जाए। अब क्या हो जाए, 2 पिक्सल। और अब आके मैं सिंपल इसे यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखिए किस तरह से वो एक के ऊपर एक जो है एडजस्टमेंट हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस कम कर दिया है और इसलिए वो एक के ऊपर एक अल्फ़ाबेट आपको आता हुआ, एक वर्ड आता हुआ दिख रहा है। तो इस तरह से आप जो है डिफरेंट, अगर मैं इसे बढ़ा दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कर देता हूँ 50, आपको दिखेगा कि लाइन स्पेस और ज़्यादा बढ़ चुका है। तो आप इस तरह से जो है अपने पैराग्राफ के दरमियान लाइन हाइट और उसकी स्पेसिंग को देख सकते हैं कि कितना आपने लाइन हाइट रखनी है, कितनी कम करनी है, कितनी बढ़ानी है। फिर हमारे पास अगली चीज़ आती है इसी के अंदर, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। अब टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या होता है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने यहाँ पे एक ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसकी मैं फिलहाल के लिए लाइन हाइट को हटा देता हूँ ताकि आपको ये नॉर्मल में दिखे, और फिर हम इस पर बात करते हैं। ठीक है जी। अब आपको ये पैराग्राफ दिख रहा है, और ये पैराग्राफ में क्या है कि अभी एक रैंडम टेक्स्ट मंगाया तो इसने अपनी मर्जी से जो फर्स्ट वर्ड जो है कैपिटल है, बाकी जो है, मतलब हर पैराग्राफ का स्टार्टिंग वर्ड कैपिटल है और बाकी सारे वर्ड स्मॉल से स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सारे की सारी जितना भी पैराग्राफ लिखा हुआ सब अपर केस हो जाए, सब कैपिटल वर्ड में हो जाए। तो फिर मैंने यहाँ पे क्या यूज करना होता है, मैंने यहाँ पे इसकी सिंपल टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देना है इसे अपर केस में। किस तरह से, मैं सिंपल यहाँ पे आ जाता हूँ और इसी पैराग्राफ में फर्स्ट वाले में कह देता हूँ इसका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हो जाए अपर केस में। तो अब आपको दिखेगा कि हर एक टेक्स्ट जो है, हर एक वर्ड जो है, सिंगल अल्फाबेट, वो क्या हो गया, वो अपर केस में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, डिफरेंट काम कर सकते हैं। उसके अलावा फिर हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है इसकी, लोअर केस के सारे हमारे पास लोअर में हो जाए। अगर मैं यहाँ से अपर केस को हटा के सिंपल लोअर केस कर देता हूँ तो आपको दिखेगा कि सारे के सारे विद इंक्लूड फर्स्ट वर्ड, मतलब पैराग्राफ का स्टार्टिंग वर्ड, हर वर्ड जो है स्मॉल एबीसीडी में कन्वर्ट हो चुका है। फिर हमारे पास इसके बाद अगली प्रॉपर्टी है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज में क्या होता है कि वो एज अ पैराग्राफ लिखना स्टार्ट कर देता है, मतलब जो वर्ड पैराग्राफ के स्टार्ट में कैपिटल होता है और बाकी जो है फिर स्मॉल होते हैं। इस तरह से सारा फंक्शन कर रहा होता है, जैसे हर वर्ड का स्टार्टिंग वर्ड जो है इसने कैपिटल कर दिया इस तरह से। इस तरह से आप जो है इस फंक्शनलिटी को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कैपिटल करना है तो हर वर्ड का, तो आप कैपिटलाइज को यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास लास्ट वन जो प्रॉपर्टी है वो है नन। नन क्या करता है, नन जो है हमारे पास जैसा स्टार्टिंग में टेक्स्ट लिखा हुआ होता है ना, जो आपने रैंडम टेक्स्ट मंगाया जैसा लिखा है एज इट इज़ वैसा का वैसा लेकर आ जाता है। अगर मैं नन कर दूँ तो ये स्टार्टिंग में जैसा का जैसा टेक्स्ट लिखा हुआ था कि फर्स्ट वर्ड जो है फर्स्ट पैराग्राफ का कैपिटल है, बाकी सब जो है स्मॉल है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ का फर्स्ट वर्ड कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल है। जिस तरह से स्टार्टिंग में लिखा हुआ था नन फंक्शनलिटी, इस पर इस तरह से प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। तो और हमारे पास आज का लेक्चर इतना ही था। तो आज का एक छोटा सा आपके लिए फिर असाइनमेंट भी है। असाइनमेंट क्या है उस पर थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। अब आपने करना क्या है, ये सबकी प्रैक्टिस के लिए है, CSS और प्रैक्टिस सेट 2। तो आपके पास 3 सवाल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है क्रिएट अ हेडिंग सेंटर्ड ऑन द पेज विथ ऑल ऑफ इट्स टेक्स्ट कैपिटलाइज्ड बाय डिफॉल्ट। मतलब कोई भी आपने एक हेडिंग डालनी है और हेडिंग को क्या करना है कि पेज के सेंटर में लेकर आना है, और उसके बाद हर वर्ड को, टेक्स्ट को कैपिटलाइज फॉर्म में करना है। मतलब कैपिटलाइज क्या होता है, जो भी हेडिंग डालेंगे तो फर्स्ट वर्ड उसका कैपिटल हो जाएगा और फिर सारे स्मॉल हो जाएंगे, कैपिटलाइज फॉर्म में हो जाएगी। और फिर हमारे पास सेकंड चीज़ इसमें क्या आती है, सेकंड सवाल है कि सेट द फॉन्ट फैमिली ऑफ ऑल द कंटेंट इन द डॉक्यूमेंट टू एरियल। मतलब आपने वो जो डॉक्यूमेंट, कोई भी एक डॉक्यूमेंट, कोई भी एक पैराग्राफ लिख लें, उसके अंदर आप उसकी फॉन्ट फैमिली को क्या करें, चेंज करके एरियल में कन्वर्ट कर दें। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि क्रिएट अ वन डिव इनसाइड अनदर डिव। जो मैंने आपको पेरेंट और चाइल्ड वाली क्लास बात बताई थी कि जो एक पेरेंट होता है फिर उसी के अंदर उसका चाइल्ड होता है, इसी तरह से आपने काम करना है, एक डिव बनाना है, उसी के अंदर एक और डिव बनाना है।
तो मतलब जो पहला आप div बनाएंगे वो पेरेंट होगा, और उसी के अंदर जो div बनाएंगे वो उसका चाइल्ड क्लास कहलाएगी। तो फिर सेट आईडी एंड टेक्स्ट आउटर फॉर द फर्स्ट वन एंड इनर फॉर द सेकंड वन, यानी जो सेट आईडी कर देनी है आपने टेक्स्ट आउटर वाले की आईडी आपने सेट कर देनी है आईडी, और जो फर्स्ट वन एंड इनर, और इनर वाले की जो सेकंड वाले की आपने क्या कर देनी है, इनर कर देनी है सेकंड वन की। इसी तरह से सेट द आउटर डिव टेक्स्ट साइज टू 25 पिक्सल, जो आउटर डिव है यानी जो पेरेंट डिव है उसका आपने जो टेक्स्ट का साइज रखना है वो 25 पिक्सल रखना है, और इनर डिव का आपने टेक्स्ट साइज क्या रखना है, 10 पिक्सल रखना है। मतलब आप जो एक डिव ऊपर बनाएंगे उसके अंदर कोई भी आपने रैंडम टेक्स्ट लिख लेना है, और उसका जो फॉन्ट साइज रख लेना है वो 25 रख लेना है, और जो आप इनर बनाएंगे और उसका भी कोई उससे जो आप आईडी देंगे तो उसके अंदर भी कोई आपने रैंडम टेक्स्ट लिख लेना है, और उसका फॉन्ट साइज क्या रख लेना है, 10 पिक्सल रख लेना है। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही था, इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपको ये बातें समझ आए। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।